नमस्कार, मैं हूं संदीप ग्रोवर और नए अंदाज नए कलेवर वाले कंपनीनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी पूरे हफ्ते की बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को कॉर्पोरेट जगत की बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर से शुरुआत करते हैं। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन में सरकार का 33% हिस्सा होगा। दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस यानी डीओटी ने कंपनी पर एजीआर और स्पेक्ट्रम से जुड़ी देनदारी की एनपीवी यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू का आकलन कर लिया है। डॉट के मुताबिक कंपनी पर कुल 16,133 करोड़ रुपए की देनदारी है, पर इस देनदारी को इक्विटी में तब्दील करने के विकल्प को कंपनी के चुनने की वजह से सरकार को अब कंपनी में 33% हिस्सा मिलेगा। दोनों प्रोमोटर्स यानी वोडाफोन पीएलसी और आदित्य बिरला ग्रुप मिलाकर कंपनी में 50% के आसपास हिस्सेदारी होल्ड करेंगे। मार्च तिमाही के नतीजों के बाद वोडाफोन आइडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर रविंदर टक्कर ने यह जानकारी दी है। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार वोडाफोन को बढ़ावा देगी या अपनी कंपनी बीएसएनएल को। 12 मई को वोडाफोन आइडिया का शेयर 5% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ था। दूसरी खबर, देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी एलआईसी के आईपीओ को निवेशकों से अच्छा रिस्पांस मिला है। 9 मई को बंद हुए आईपीओ को कुल 2.95 गुना बोलियां मिली हैं। आमतौर पर ऐसे बड़े आईपीओस को विदेशी निवेशकों से अच्छा रिस्पांस मिलने की उम्मीद होती है, पर एलआईसी के आईपीओ में विदेशियों ने केवल 2,292 करोड़ रुपए का ही निवेश किया है, जबकि छोटे निवेशकों से रिस्पांस काफी अच्छा रहा है। पॉलिसी होल्डर्स का हिस्सा 6 गुना से ज्यादा, कर्मचारी का हिस्सा करीब 4.5 गुना और रिटेल निवेशकों का हिस्सा करीब 2 गुना के आसपास भरा है। वहीं क्यूआईबी के लिए आरक्षित हिस्सा करीब 3 गुना और एचएनआई का हिस्सा भी करीब 2.25 गुना के आसपास भरता हुआ दिखा। आईपीओ में पॉलिसी होल्डर्स को 60 रुपए और रिटेल निवेशकों को 45 रुपए प्रति शेयर का डिस्काउंट मिला है। 12 मई को एलोकेशन के बाद अब निवेशकों की नजर 17 मई पर है, जब एलआईसी के आईपीओ की लिस्टिंग होगी। तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। कर्ज से जूझ रहे अनिल अंबानी के लिए खराब खबरों का दौर अभी भी जारी है। दरअसल रिलायंस कैपिटल की रेजोल्यूशन प्रक्रिया को काफी खराब रिस्पांस मिला है। केवल 8 कंपनियों ने रिलायंस कैपिटल के लिए अपनी बोली जमा की है। इन 8 कंपनियों में से भी केवल 3 कंपनियां, जिसमें पिरामल का कंसोर्टियम, येस बैंक और एचडीएफसी अर्गो ने ही इंटरनल मीटिंग्स कंडक्ट की हैं, जबकि बाकी 5 कंपनियों ने और जानकारी और कुछ सफाई भी मांगी है। खराब रिस्पांस के चलते कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी सीओसी ने रेजोल्यूशन प्लान की डेडलाइन 26 मई से बढ़ाकर 30 जून करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि मार्च में कुल 54 कंपनियों ने रेजोल्यूशन प्रक्रिया में रुचि दिखाई थी। 12 मई को खबर आने के बाद रिलायंस कैपिटल का शेयर करीब 5% गिरकर बंद हुआ था। चौथी खबर, वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने इस हफ्ते एक बहुत बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अगले 2 साल के अंदर वे भारत में सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे। उन्होंने ये एक इंटरव्यू में कही है। उन्होंने ये भी कहा कि सेमीकंडक्टर्स पर सरकार की इंसेंटिव स्कीम से भारत सिलिकॉन वैली या ताइवान बनने का भी दमखम रखता है। कारोबार की ग्रोथ के लिए अगले 4 से 5 साल में वो 20 अरब डॉलर का निवेश करेंगे। साथ ही जिंदल पावर को पछाड़ वेदांता ने दिवालिया एथेना छत्तीसगढ़ पावर की बोली को 565 करोड़ रुपए में जीत लिया है। इसके साथ साथ ही एक और खबर भी आई है कि दक्षिण अफ्रीका के एक देश ज़ैम्बिया ने कॉपर की खदान को लेकर कंपनी के खिलाफ चल रहे एक कानूनी विवाद को खत्म करने का फैसला लिया है। 12 मई को वेदांता का शेयर करीब 4% गिरकर बंद हुआ था। पांचवी खबर, कर्ज से जूझ रहे फ्यूचर ग्रुप के लिए खराब खबरें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। फ्यूचर रिटेल के शेयरधारकों और एक प्रॉक्सी फर्म इनगवर्न ने सेबी को चिट्ठी लिखकर शेयरधारकों की रक्षा और कंपनी को दिवालिया प्रक्रिया में जाने से रोकने की मांग की है, क्योंकि दिवालिया प्रक्रिया में जाने से शेयरधारकों को भारी नुकसान होगा। आपको बता दें 4,12,000 से ज्यादा रिटेल निवेशकों के पास फ्यूचर रिटेल की करीब 86% हिस्सेदारी है। इसके अलावा फ्यूचर एंटरप्राइजेस की अपने इंश्योरेंस कारोबार को बेचकर 3,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, ताकि कंपनी को दिवालिया होने से बचाया जा सके। बीते गुरुवार यानी 5 मई को फ्यूचर एंटरप्राइजेस ने फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस में करीब 25% हिस्सा बेचकर 1266 करोड़ रुपए जुटाए थे और अब बाकी बचा 25% हिस्सा 1250 करोड़ रुपए किसी और कंपनी को बेचकर जुटाए जाएंगे। यही नहीं, कंपनी की लाइफ इंश्योरेंस जेवी में भी करीब 33% हिस्सेदारी बेचकर करीब 400 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। 9 मई को खबर आने के बाद फ्यूचर एंटरप्राइजेस के शेयर में फ्यूचर रिटेल की तुलना में गिरावट की मात्रा कम देखने को मिली थी। छठी खबर, होलसेम ग्रुप के भारत के सीमेंट कारोबार को खरीदने की दौड़ और गर्मा गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनी आर्सेलर भी अब इस दौड़ में शामिल हो गई है। हिस्सा खरीद के लिए कंपनी की होलसेम ग्रुप के साथ शुरुआती बातचीत होने की भी खबरें सामने आई हैं। सीमेंट कारोबार में एंट्री से आर्सेलर को देश भर में ब्रांड स्थापित करने के अलावा स्टील कारोबार को कॉम्प्लीमेंट करने में भी मदद मिलेगी। आपको बता दें कि होलसेम ग्रुप का अंबुजा सीमेंट और एसीसी में हिस्सा खरीदने के लिए जेएसडब्ल्यू और अदानी समूह
7 से 10 अरब डॉलर की बोली लगा चुके हैं। 11 मई को खबर आने के बाद एसीसी में 1% की गिरावट रही, पर अंबुजा के शेयर में करीब आधा फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। 7वीं खबर, जेट एयरवेज के उड़ान भरने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जुलाई से सितंबर के दौरान उड़ानें शुरू करने की मंशा रखने वाली जेट एयरवेज को गृह मंत्रालय से सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल गया है। इससे इस कंपनी के कमर्शियल फ्लाइट्स लॉन्च करने का रास्ता साफ हो गया है। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि 5 मई को कंपनी ने हैदराबाद एयरपोर्ट से टेस्ट फ्लाइट संचालित की थी। टेस्ट फ्लाइट के बाद अब कंपनी को प्रूविंग फ्लाइट्स का संचालन करना होगा, जिसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट हासिल होगा। आपको बता दें कि प्रूविंग फ्लाइट्स कमर्शियल फ्लाइट की ही तरह होती हैं, जिसमें डीजीसीए और एयरलाइन के अधिकारी पैसेंजर्स होते हैं और कैबिन क्रू मेंबर्स भी मौजूद रहते हैं। 9 मई को खबर आने के बाद कमजोर बाजार में भी जेट एयरवेज के शेयर में 5% का ऊपरी सर्किट लगा था। 8वीं खबर, देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी रिलायंस ब्रांड्स यानी आरबीएल ने इटालियन लग्जरी लाइफस्टाइल ब्रांड टॉड स्पा के साथ लंबी अवधि का फ्रेंचाइजी करार किया है। ये करार भारतीय बाजारों में टॉड स्पा के उत्पाद बेचने के लिए किया गया है। आरबीएल इस ब्रांड की फुटवेयर, हैंडबैग्स और एक्सेसरीज समेत सभी कैटेगरीज के लिए ऑफिशियल रिटेल होगी। डील के तहत आरबीएल को भारत में टॉड्स के मौजूदा स्टोर्स का प्रबंधन भी मिलेगा। 10 मई को खबर आने के बाद आरआईएल का शेयर 2% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ था। 9वीं खबर, देश में 5G मोबाइल सेवा जल्द शुरू होने की संभावना बढ़ गई है। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने दूरसंचार विभाग को 5G स्पेक्ट्रम नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे दी है। इस अनुमति के बाद अब दूरसंचार विभाग कभी भी स्पेक्ट्रम की नीलामी कर देगा और उसके बाद टेलीकॉम कंपनियां सेवा शुरू कर सकेंगी। लेकिन 5G सेवा के सस्ता होने की संभावना कम है। सरकार ने 5G स्पेक्ट्रम के लिए जो बेस प्राइस तय किया है उससे टेलीकॉम कंपनियां खुश नहीं हैं और सरकार से एक बार फिर भाव कम करने के लिए कह रही हैं। अगर टेलीकॉम कंपनियां महंगे भाव पर स्पेक्ट्रम खरीदेंगी तो वह ग्राहकों के लिए भी महंगी दरों पर 5G सेवा उपलब्ध कराएंगी, यानी कि सस्ती दरों पर 5G मोबाइल सेवा का आनंद लेने की उम्मीद में बैठे लोगों को निराशा का सामना ही करना पड़ेगा। 10वीं खबर की ओर बढ़ते हैं। एल&टी ने आईटी सेक्टर से जुड़ी अपनी 2 सब्सिडरी कंपनियों माइंडट्री और एल&टी इन्फोटेक लिमिटेड, जिसे हम एलटीआई के नाम से भी जानते हैं, उन दोनों की मर्जर की घोषणा की है। दोनों कंपनियों के बीच मर्जर की प्रक्रिया 9 से 12 महीने में पूरी होगी। मर्जर के बाद नई फर्म का नाम एलटीआई माइंडट्री होगा। मर्जर के तहत माइंडट्री के हर 100 शेयरों के बदले एलटीआई के 73 शेयर मिलेंगे। एल&टी ने 2019 में माइंडट्री को खरीदा था, जिसमें ग्रुप की लगभग 61% और एलटीआई में करीब 74% हिस्सेदारी है। मर्जर के बाद कंपनी का टर्नओवर $350 करोड़ होगा और एल&टी की हिस्सेदारी करीब 69% के आसपास होगी। मार्केट कैप के हिसाब से नई कंपनी टेक महिंद्रा को पछाड़कर देश की 5वीं सबसे बड़ी आईटी कंपनी बन जाएगी। फिलहाल टीसीएस पहले स्थान पर है और उसके बाद इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो का स्थान आता है। 9 मई को खबर आने के बाद एलटीआई के शेयर में 3% और माइंडट्री के शेयर में 5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली थी। 11वीं खबर, एनबीएफसी कंपनी इंडोस्टार कैपिटल ने कहा कि 557 से 677 करोड़ रुपए की कंपनी को अतिरिक्त प्रोविजनिंग करनी पड़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाहरी ऑडिटर्स ने कंपनी के कमर्शियल व्हीकल्स लोन पोर्टफोलियो में कुछ कमियां पाई हैं। 31 मार्च को कंपनी ने ईएनवाई को अपने लोन पोर्टफोलियो की समीक्षा यानी रिव्यू के लिए नियुक्त किया था। हालांकि समीक्षा अभी जारी है, पर शुरुआती जानकारी के मुताबिक लोन की मंजूरी और फोरक्लोजर के चुनिंदा मामलों में रियायतों से जुड़ी कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं। ऑडिटर्स के मुताबिक लोन्स की रिस्ट्रक्चरिंग में भी कंपनी ने विस्तार से कदम नहीं उठाए हैं। साथ ही कंपनी ने इस बात की समीक्षा भी शुरू कर दी है कि ये गड़बड़ियां क्यों हुई और सिस्टम में कहां गैप्स हैं। 9 मई को खबर आने के बाद इंडोस्टार कैपिटल का शेयर 10% के निचले सर्किट पर बंद हुआ था। 12वीं खबर, बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई ने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के रिवर्स मर्जर को मंजूरी दे दी है, यानी कि पेरेंट कंपनी इक्विटास होल्डिंग्स का सब्सिडरी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में विलय होगा। पर इस मर्जर को 5 बड़ी शर्तों के साथ मंजूरी दी गई है। पहला, इक्विटास होल्डिंग्स को अपनी सब्सिडरी इक्विटास टेक्नोलॉजीज में हिस्सेदारी बेचनी होगी। दूसरा, इक्विटास डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स और इक्विटास हेल्थकेयर फाउंडेशन का खुद में विलय करने से पहले इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को आरबीआई से मंजूरी लेनी होगी। चौथा, मर्जर के बाद कोई भी निवेशक बैंक में 5% हिस्सा आरबीआई की मंजूरी के बाद ही ले पाएगा। और 5वां, बैंक को मर्जर के लिए शेयरधारकों, कर्जदाताओं और एनसीएलटी से भी मंजूरी लेनी होगी। 9 मई को खबर आने के बाद इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर में करीब 3.5% की गिरावट रही, पर इक्विटास होल्डिंग्स के शेयर में करीब 2% के आसपास की मजबूती देखने को मिली थी। 13वीं खबर की ओर बढ़ते हैं।
ग्राइंडवेल नॉर्टन ने 122 करोड़ रुपए में पीआरएस परमासेल की पूरी 100% हिस्सेदारी खरीद ली है। इस अधिग्रहण से कंपनी को प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के विस्तार के अलावा ग्लोबल बिजनेस इंटरेस्ट के साथ अलाइन करने में भी मदद मिलेगी। आपको बता दें कि पीआरएस परमासेल भारत में एस्थेटिक डेकल्स, अन्य एडेसिव टेप्स बनाने और बेचने के कारोबार में है। 9 मई को खबर आने के बाद ग्राइंडवेल नॉर्टन का शेयर कमजोर बाजार में भी 3.5% से ज्यादा की मजबूती के साथ बंद हुआ था। 14वीं खबर, देश की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी एचसीएल टेक ने इस हफ्ते 2 बड़े अधिग्रहण किए हैं। पहला, स्विट्जरलैंड की डिजिटल बैंकिंग कंपनी कॉनफिनाले को 415 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। इस अधिग्रहण से एचसीएल टेक का ग्लोबल वेल्थ मैनेजमेंट मार्केट में विस्तार होगा। साथ ही एचसीएल टेक ने बेंगलुरु की क्वेस्ट इन्फॉर्मेटिक्स को 15 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। इस डील से कंपनी का तेजी से बढ़ रहे आफ्टर मार्केट क्षेत्र में विस्तार होगा। इन दोनों डील्स के अलावा कंपनी ने सिनिटी के साथ डेटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म के लिए करार भी किया है। 10 मई को खबर आने के बाद एचसीएल टेक के शेयर में करीब आधा फीसदी की कमजोरी रही थी। 15वीं खबर, यूपीएल ने मार्केट रेगुलेटर सेबी के साथ एक सेटलमेंट किया है। इस सेटलमेंट के तहत कंपनी ने सेबी को 19.5 लाख रुपए का भुगतान किया है। यह मामला कंपनी की मॉरिशस की सब्सिडरी के ऑडिटर केपीएमजी मॉरिशस की नियुक्ति से जुड़ा है। दरअसल कंपनी ऑडिटर की नियुक्ति की शर्तों में संशोधन को सुनिश्चित नहीं कर पाई थी। इस वजह से सेबी ने कंपनी पर लिस्टिंग नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया था, पर अब यह मामला सेटल कर दिया गया है। 10 मई को खबर आने के बाद कमजोर बाजार में भी शेयर 1% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ था। 16वीं खबर, कैनरा बैंक की हाउसिंग फाइनेंस आर्म कैनफिन होम्स ने इस हफ्ते सफाई जारी कर कहा है कि उनके पास रिजर्व बैंक की जांच को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। कंपनी के मैनेजमेंट ने यह भी कहा कि सभी इवेंट्स को लेकर हमने सारे डिस्क्लोजर जारी किए हैं और शेयर पर असर डालने से जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं छुपाई गई है। आपको बता दें कि मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स थी कि आरबीआई इस कंपनी के 37 खातों में फ्रॉड का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर सकता है। 9 मई को खबर आने के बाद कैनफिन होम्स के शेयर में करीब 12% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी। 17वीं खबर की ओर बढ़ते हैं। बासमती राइस के एक्सपोर्ट के कारोबार से जुड़ी कंपनी केआरबीएल को इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल यानी आईटीएटी से 98 करोड़ रुपए की बड़ी टैक्स राहत मिली है। दरअसल आईटी विभाग ने कंपनी से 2010-11 से 2016-17 तक के 1170 करोड़ रुपए की टैक्स मांग की थी। इस मामले में केआरबीएल ने आईटीएटी का दरवाजा खटखटाया था और आईटीएटी ने आईटी विभाग की सभी टैक्स मांगों को खारिज कर दिया है। कंपनी को केवल 96 लाख रुपए का टैक्स भुगतान करना होगा। 12 मई को कमजोर बाजार में भी कंपनी का शेयर 17% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ था। 18वीं खबर, जीएमआर ग्रुप को इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को जारी रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नागपुर एयरपोर्ट को ऑपरेट करने के ग्रुप के अधिकारों को बरकरार रखा है। दरअसल 2018 में जीएमआर ग्रुप ने बोली के जरिए नागपुर एयरपोर्ट को ऑपरेट करने के अधिकार जीते थे। महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जॉइंट वेंचर मिहान ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी, पर वहां से भी इनको कोई राहत नहीं मिली है। 10 मई को खबर आने के बाद जीएमआर इंफ्रा के शेयर में करीब 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी। 19वीं खबर, हैदराबाद बेस्ड डिफेंस स्पेस की कंपनी एमटीआर एटेक ने जीपी एरोस्पेस एंड डिफेंस नाम की एक एमएसएमई कंपनी का करीब 9 करोड़ रुपए की रकम में अधिग्रहण किया है। इस अधिग्रहण से कंपनी को डिफेंस सेक्टर में आय ग्रोथ के साथ साथ एमएसएमई कंपनियों को सरकार से मिलने वाली रियायतों का फायदा भी मिलेगा। इससे कंपनी ज्यादा ऑर्डर्स पूरे कर पाएगी और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का भी विस्तार होता हुआ दिखेगा। 11 मई को शेयर में 2% से ज्यादा की तेजी के साथ क्लोजिंग हुई थी। 20वीं खबर की ओर बढ़ते हैं। स्टील पाइप बनाने वाली कंपनी मन इंडस्ट्रीज को लेकर इस हफ्ते एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इस कंपनी में एक फोरेंसिक ऑडिटर की नियुक्ति की है। हालांकि कंपनी ने कहा कि इस मामले को लेकर 25 फरवरी और 2 मार्च 2022 को स्टॉक एक्सचेंजों को जानकारी साझा कर दी गई थी, पर 11 मई को खबर आने के बाद मन इंडस्ट्रीज के शेयर में 14% से ज्यादा की भारी गिरावट देखने को मिली थी। 21वीं खबर, फार्मा कंपनी यूनिकम लैब्स के बोर्ड ने ऑप्टिमस ड्रग्स में 20% हिस्सा 271 करोड़ रुपए में बेचने को मंजूरी दे दी है। इस डील के बारे में हमने आपको 8 अप्रैल को यानी एपिसोड 16 में भी बताया था। 2018 में यूनिकम लैब्स ने हैदराबाद और विशाखापट्टनम में एपीआई मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए ऑप्टिमस ड्रग्स का 20% हिस्सा करीब 72 करोड़ रुपए की राशि में खरीदा था। महामारी के बाद खुद की क्षमता जोड़ने के बाद यूनिकम लैब्स 1 साल से खरीदार की तलाश में थी। 11 मई को यूनिकम लैब्स का शेयर खराब बाजार में भी 3% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ था। 22वीं खबर की ओर बढ़ते हैं। मुंबई और पुणे में थीम पार्क चलाने वाली कंपनी इमेजिका वर्ल्ड के क्रेडिटर्स ने
मालपानी ग्रुप के रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी है। अक्टूबर 2021 में मालपानी ग्रुप ने मैजिका वर्ल्ड के लिए 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की बोली लगाई थी। आपको बता दें कि 323 करोड़ रुपए के लोन के साथ यूनियन बैंक कंपनी का सबसे बड़ा कर्जदाता है और बैंक ऑफ बड़ौदा पर भी कंपनी की 237 करोड़ रुपए की देनदारी है। 12 मई को खबर आने के बाद शेयर 5% के निचले सर्किट पर ही बंद हुआ था। तो ये थी इस हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। आइए अब बात करते हैं स्टार्टअप जगत की। पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। भारत के लीडिंग पेमेंट्स और बैंकिंग प्लेटफॉर्म रेजरपे ने चौथे और सबसे बड़े एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान यानी ईसॉप बायबैक सेल की घोषणा की है। इस ईसॉप बायबैक में 650 मौजूदा और पूर्व कर्मचारी भी शामिल हो सकेंगे। इस ईसॉप बायबैक सेल की डील साइज $7.5 करोड़ या 578 करोड़ रुपए के आसपास रखी गई है। इस ईसॉप बायबैक का नेतृत्व लाइटस्पीड वेंचर पार्टनर्स और मूरे स्ट्रेटेजिक वेंचर्स करेंगे। 22 साल तक के कंपनी के मौजूदा और पूर्व कर्मचारी इस ईसॉप बायबैक में अपने 30% तक शेयर बेच सकेंगे। सबसे युवा स्टार्टअप्स में से एक होने के बावजूद बीते 3 साल से लगातार ईसॉप बायबैक करने वाले रेजरपे ने इंडस्ट्री में एक बेंचमार्क स्थापित किया है। पिछले साल इन्होंने $1 करोड़ के ईसॉप बायबैक किए थे। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। बच्चों के एजुकेशनल गेम्स और रिसोर्सेज से जुड़े ग्लोबल ब्रांड स्किलमैटिक्स ने सीरीज बी फंडिंग राउंड में $1.6 करोड़ की रकम जुटाई है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व सोफीना ने किया। इस राउंड में सिकोया कैपिटल इंडिया और जलजदानी फैमिली ऑफिस जैसे मौजूदा निवेशकों ने भी हिस्सा लिया। नई पूंजी का इस्तेमाल स्किलमैटिक्स की यूएस में मौजूदगी को मजबूत करने और प्रोडक्ट ऑफरिंग्स को नए एज ग्रुप्स व प्रोडक्ट कैटेगरीज तक विस्तार करने पर होगा। साथ ही नए विदेशी मार्केट्स में मौजूदगी बढ़ाने और स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस पर भी पूंजी खर्च की जाएगी। तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी प्लेटफॉर्म ओयो ने यूरोप की कंपनी डायरेक्ट बुकर का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। इस सौदे की वैल्यू $55 लाख थी। आपको बता दें कि डायरेक्ट बुकर के 3200 से ज्यादा हॉलिडे होम्स हैं, जिसके जरिए कंपनी 20 लाख से ज्यादा ग्राहकों को सेवाएं दे चुकी है। इस अधिग्रहण से ओयो की ब्रॉडली यूरोप में और खासकर क्रोएशिया में मौजूदगी और मजबूत हो जाएगी। ओयो ने हाल में घोषणा की थी कि वह स्ट्रेटेजिक ग्रोथ लीवर के लिए खासकर यूरोपियन मार्केट में अधिग्रहण की खोज कर रहे हैं। फिलहाल ओयो की नीदरलैंड्स, डेनमार्क, बेल्जियम, जर्मनी, ऑस्ट्रिया इत्यादि देशों में मजबूत पकड़ है। चौथी खबर। ई कॉमर्स इनेबलमेंट प्लेटफॉर्म गो क्विक ने सीरीज बी फंडिंग राउंड में $3.5 करोड़ की रकम जुटाई है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व थिंक इन्वेस्टमेंट्स और आरटीपी ग्लोबल ने किया। इस राउंड में सिकोया कैपिटल इंडिया और मैट्रिक्स पार्टनर्स इंडिया जैसे मौजूदा निवेशकों ने भी हिस्सा लिया। मौजूदा फंडिंग राउंड के बाद गो क्विक ने बीते एक साल में $5.5 करोड़ से ज्यादा की रकम जुटा ली है। पिछले साल नवंबर में सीरीज ए फंडिंग राउंड पूरा किया था इस कंपनी ने। नई पूंजी का इस्तेमाल कारोबार के विस्तार पर किया जाएगा। पांचवी खबर। क्रिप्टो प्लेटफॉर्म CoinDCX ने CoinDCX वेंचर्स के नाम से एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। ये प्लेटफॉर्म अर्ली स्टेज क्रिप्टो और ब्लॉकचेन स्टार्टअप्स की फंडिंग करेगा। इस प्लेटफॉर्म की इंडिया और ग्लोबली Web3 इकोसिस्टम पर फोकस करने की योजना है। अगले एक साल में प्लेटफॉर्म की स्टार्टअप्स में 100 करोड़ का निवेश करने की योजना है। ये घोषणा CoinDCX के सीरीज डी फंडिंग राउंड के पूरा होने और प्लेटफॉर्म पर 1.25 करोड़ यूजर्स का माइलस्टोन पार होने के बाद की गई है। CoinDCX वेंचर्स अब तक 7 स्टार्टअप्स में निवेश कर चुका है और करीब 90% पूंजी का निवेश किया जाना बाकी है। छठी खबर। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यानी सास प्लेटफॉर्म सीरियन लैब्स ने सीरीज डी फंडिंग राउंड में $8.5 करोड़ की रकम जुटाई है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व पार्टनर्स ग्रुप ने किया। इस राउंड में अवतार कैपिटल, सिकोया कैपिटल और टाइगर ग्लोबल जैसे मौजूदा निवेशकों ने भी हिस्सा लिया। कंपनी के को फाउंडर और सीईओ अजय अग्रवाल ने कहा कि रकम का इस्तेमाल प्रोडक्ट और इनोवेशन को मजबूत करने और एंटरप्राइज कस्टमर बेस के विस्तार पर होगा। सातवीं खबर। बेंगलुरु के एडटेक स्टार्टअप iNurture ने एडीएम कैपिटल से $1.5 करोड़ की रकम जुटाई है। ये रकम इक्विटी और कर्ज के जरिए जुटाई गई है। डील के तहत कंपनी के मौजूदा निवेशक वेंचर ईस्ट निकल जाएंगे और इसकी जगह अब एडीएम कैपिटल शेयर होल्डर बन जाएंगे। डील से मिल रही रकम का इस्तेमाल कंपनी के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी एनईपी प्रोग्राम की ग्रोथ और ग्लोबल एजुकेशन नेटवर्क को मजबूत करने पर होगा। 2007 में अश्विन अजीला की ओर से स्थापित iNurture स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। iNurture का देश भर में 30 से ज्यादा यूनिवर्सिटी कैंपसेस के पार्टनरशिप के जरिए 50 से ज्यादा प्रोग्राम्स ऑफर करने का दावा है। तो ये थी इस हफ्ते की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। लेकिन चलते चलते इस हफ्ते की बड़ी खबरों और नतीजों के बाद ब्रोकर्स ने किन कंपनियों पर अपनी रेटिंग या लक्ष्य में बदलाव किए हैं, आइए जल्दी से देखते हैं।
उम्मीद है आपको नए अंदाज और नए क्लेवर में कंपनीनामा का आज का एपिसोड पसंद आया होगा। इस हफ्ते के लिए इतना ही। मुझे और कंपनीनामा की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार।